नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि रीट, सीटेट, यूपीटेट के अलावा भी जो डीएसएसबी की वैकेंसी है उसमें भी हिंदी के प्रश्न आते हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। प्रत्यक्ष शब्द का सही विलोम है। देखिए, पहले तो इस शब्द का अर्थ जो ये अनुलोम है ना, ये विलोम विलोम का उल्टा होता है अनुलोम, ठीक है। तो देखिए, इस प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ आपको आना चाहिए। प्रत्यक्ष क्या होता है मित्रों? यानी जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष चीज हो ना, जो कि आंखों के सामने हो। हमने जब मनोविज्ञान, जब हमने साइकोलॉजी पढ़ी थी, तो उसमें पढ़ी थी कि बालक प्रत्यक्ष जो ज्ञान है वो जल्दी सीखता है ना। तो आंखों के सामने ये प्रत्यक्ष हो गया ना, तो सामने पीछे ये इसके विलोम नहीं होंगे। विलोम इसका उल्टा, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा मित्रों परोक्ष। परोक्ष क्या होता है? जो आंखों के सामने उपस्थित नहीं हो। तो इस प्रकार मित्रों, पहले प्रश्न में आपके विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है मित्रों, निम्नलिखित शब्दों में सभी जातिवाचक संज्ञा के प्रकार है। यानी इन निम्न जो 4 विकल्प हैं, इनमें सभी के सभी शब्द, तीन तीन शब्द, ये वो जातिवाचक संज्ञा के प्रकार होने चाहिए, है ना। तो देखिए, अरब सागर ये व्यक्तिवाचक है भाई। क्यों? क्योंकि इसमें किसी सागर या समुद्र का विशेष नाम आ रखा, तो ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक है मित्रों, है ना। ये व्यक्तिवाचक होने के कारण ये विकल्प हट जाएगा। क्यों? आगे देखते देवता। देवता देखिए, देव जातिवाचक शब्द है, उसी से भाववाचक शब्द बना है देवता, और लेखक ये जातिवाचक है, लेकिन ये विकल्प हट गया, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना। आगे बात करते हैं कि गबन। तो गबन देखिए मित्रों, जो मुंशी प्रेमचंद है उनका एक उपन्यास है, यानी कि विशेष ग्रंथ है ना, तो इसमें व्यक्तिवाचक है ना, ये नहीं होगा। चोरी शब्द की बात करें, देखिए चोर आता तो जातिवाचक होता, लेकिन चोर में ई प्रत्यय जुड़ गया, चोरी बन गया, ये भाववाचक हो गई है ना, ये भी नहीं है। जबकि पंडित क्या है? ये जातिवाचक है, तो ये विकल्प हट गया। पुस्तक, पुस्तक जातिवाचक है, सही है ना। अरावली, अरावली में व्यक्तिवाचक है मित्रों। और विद्वता की बात करूँ तो विद्वान शब्द जातिवाचक है, उसी से भाववाचक बना है विद्वता, तो ये भी गलत है। इसका मतलब ये विकल्प बैठ गया ना। दूसरा विकल्प बचा है, यानी कि माता प्रभु, दोनों के दोनों क्या है? जातिवाचक। प्रभु भी जातिवाचक है, माता भी जातिवाचक है ना। जो भी रिश्ते संबंधी कोई भी नाम आ गया, माता, पुत्र, भाई, पिता, बहन, बेटा, है ना, सारे के सारे जातिवाचक। और घी की बात करूँ तो घी क्या है मित्रों? ये द्रव्यवाचक है। और द्रव्यवाचक संज्ञा किसका प्रकार है? द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का ही प्रकार है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 2 है, सभी जातिवाचक संज्ञा के प्रकार है मित्रों इसमें। तो प्रश्न संख्या 2 में विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 3 है, गोपी शब्द स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या होगा? देखिए, गोपी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है ना, और इसका पुल्लिंग पूछा है मित्रों, है ना। अब देखिए, गोपियाँ, गोपाल, गोप या गोपियों, तो गोपियाँ इसका नहीं होगा, है ना। ना इसका गोपियों होगा, ना इसका गोपाल, तो होगा ही नहीं ना। गोपी है तो इसका पुल्लिंग क्या होगा मित्रों? गोप होगा। ये ध्यान रखना ना। आपको मतलब थोड़ा सा ये अटपटा लग रहा है शब्द गोप, लेकिन ध्यान रखिए, जिन पुल्लिंग शब्दों के पीछे ए या आ, अकारांत या आकारांत लगा है, उनमें फिर क्या करते हैं? उनकी जगह ए या आ की जगह इकारांत, बड़ी ई लग जाती है, और उसका क्या बन जाता है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे जैसे कि आप देख लो, बेटा है, बेटा से क्या बनेगा मित्रों? बेटी बनेगा। इसी प्रकार पुत्र से पुत्री बनेगा, दास से दासी बनेगा, नाना से नानी, चाचा से चाची, पीला से पीली, है ना, लाल से लाली, ये बनेगा शब्द। तो इस प्रकार यहाँ गोपी का गोप पुल्लिंग हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए, क्या चतुष्काट का तद्भव शब्द क्या? तत्सम, तत्सम, देशव, देशज, विदेशी, है ना, तत्सम, तद्भव, ये शब्द आते हैं। तो देखिए, चतुष्काट का पूछा है ना, ये चतुष्काट शब्द क्या है? ये तत्सम है। और इसका क्या पूछा है मित्रों? तद्भव शब्द क्या है ना। तो देखिए, चारपाई, चौखट, चौकोर या चकवा, ये शब्द क्या आ रखे हैं? ये सारे के सारे तत्सम है। इन तद्भव देखिए, चारपाई की बात करूं तो इसका हो जाएगा मित्रों तद्भव चतुष्पद, यानी 4 पैरों वाले, ठीक है, ये हो जाएगा। चौखट की बात करूं तो मित्रों चौखट का ही चतुष्काट तद्भव होता है। चौखट तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव बनेगा वो चतुष्काट होता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चौकोर की बात करूं मैं तो चौकोर का हो जाएगा मित्रों चतुष्कोण। क्या बन जाएगा? चतुष्कोण, यानी चौकोर तत्सम है, चतुष्कोण इसका तद्भव हो जाएगा। चकवा की बात करूं तो चकवा का बन जाएगा मित्रों चक्रवाक। क्या बन जाएगा? चक्रवाक, है ना, चकवा का चक्रवाक हो जाएगा। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो आपके 4 है, वहां पे विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 मित्रों, अनन्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग यानी कि हिंदी में शुरुआत से जो टॉपिक चल रहे हैं वहां से लेकर अंत तक जो टॉपिक है, उन सारों के 15 प्रश्न है ना। अनन्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अन, अ, अन या अनन।
तो अनन भी नहीं है, ए भी नहीं है ना, दो विकल्प बचोगे। आप दो करोगे, या तो ये करोगे 1 नंबर विकल्प, और या 3 नंबर करोगे ना। तो मित्रों यहाँ 3 नंबर नहीं होगा, यहाँ पे पहला विकल्प सही हो जाएगा। यानी अनन्य का अगर हम विग्रह करते हैं तो मित्रों अन्न प्लस अन्य बनेगा। अन्य नहीं, अन्य यानी दूसरा, यानी कि कोई अन्य नहीं है या दूसरा नहीं है, उसे कहते हैं अनन्य। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 5 में मित्रों विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए कि नाम धातु क्रिया किससे नहीं बनती है। नाम धातु क्रिया है ना, क्रिया में आपने एक ये क्रिया पढ़ी होगी मित्रों कि नाम धातु क्रिया है वो किससे नहीं बनती है। तो देखिए संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से या फिर क्रिया से, है ना, किससे नाम धातु क्रिया नहीं बनेगी मित्रों। तो देखिए आपको बता दूं मैं, नाम धातु क्रिया की यही विशेषता है कि ऐसी क्रिया, ऐसी धातु जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है, यानी कि क्रिया को छोड़कर जो धातु बनती है वो नाम धातु क्रिया है ना। जैसे अब जैसे मैं बता दूं लाज शब्द है ना, तो लाज से लज्जाना शब्द बन गया। ये लज्जाना क्या है, इसमें नाम धातु क्रिया है। लाज से लज्जाना, बात से बतियाना या बताना, लात से लतियाना, है ना। इसी प्रकार जैसे आप शब्द है, सर्वनाम है ना, तो इससे क्या बन जाएगा, आपसे अपनाना। ये सारी क्या है, ये नाम धातु क्रियाओं के उदाहरण है मित्रों। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 6 में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 देखिए मित्रों क्या है, मैं सोमवार को जयपुर जाऊंगा, वाक्य में कौन सा कारक है। वाक्य क्या है, मैं सोमवार को जयपुर जाऊंगा, है ना। वाक्य में कौन सा कारक है, कारक पड़ा होगा। कारक में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कारक की पहचान विभक्ति से करेंगे, जिसे विभक्ति चिन्ह कहे, कारक चिन्ह कहे, या जिसे ही प्रसर्ग कहा जाता है ना। तो देखिए यहाँ विभक्ति चिन्ह को आ रखा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, संप्रदान में के लिए आता है और दान करने में अर्थ में को आता है, तो ये होगा नहीं, ठीक है। करण में से आता है, अपदान में से आता है, तो यहाँ सीधा विकल्प बच गया अधिकरण कारक। लेकिन आप कहोगे सर अधिकरण में को नहीं आएगा, नहीं आएगा। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, मैं, पे और पर। लेकिन ये एक बात ध्यान रखना, अधिकरण कारक में दो चीजें और होती है ना, एक होती है स्थान बोधक, है ना, और दूसरी होती है समय बोधक। इनका अगर विशेष रूप में जो अर्थ बताए वो क्या कहलाता है मित्रों, वो अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे मैं सोमवार को जयपुर जाऊंगा, तो ये सोमवार क्या है, ये समय विशेष है ना, एक विशेष समय है ना सोमवार को ही, है ना, वार है ना भाई, समय है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाता है। तो मित्रों प्रश्न संख्या 7 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 देखिए मित्रों, अन्वय का शाब्दिक अर्थ है। अब देखिए जो भी टॉपिक है, पहले चीज तो ना उन सब के जिनके मतलब विलोम बनते हैं वो विलोम देख लीजिए। दूसरी चीज इनका शाब्दिक अर्थ क्या है, ये चीजें भी देख लीजिए ना। ये प्रश्न एक बार एचटेट में पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ ना। जैसे जैसे लिंग का पूछे तो पहचान होता है, वचन का पूछे तो संख्या होता है ना। इसी प्रकार विराम चिन्ह का पूछे तो ठहराव, विश्राम या रुकना होता है। तो अन्वय का क्या होता है, तो अन्वय का मित्रों पहचान, तुलना, माध्यम या मेल। तो ध्यान रखना अन्वय का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों मेल। क्या होगा, मेल या मिलाप या मिलना। कहने का मतलब है कि वाक्य में जो क्रिया आ रखी है, अन्वय किसे कहते हैं, वाक्य में जो क्रिया आ रखी है उस क्रिया का संबंध किससे, यानी वाक्य में जो भी जैसे संज्ञा है ना, सर्वनाम है, विशेषण है, मतलब जो भी शब्द है, बाकी के जो भी शब्द है, उन शब्द से जो क्रिया का संबंध है, मेल हो जाता है ना, वो क्या कहलाता है मित्रों, वो अन्वय कहलाता है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 8 में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है मित्रों, वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना। ये रीट में न्यू टॉपिक है, पता है, और इसके अलावा अन्य एग्जाम में भी आता है। साहित्य के गुण दोषों की विवेचना करने वाला अच्छा प्रश्न है मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड से उठाया हुआ प्रश्न है ना। ऐसे प्रश्नों के बहुत ज़्यादा चांस है देखिए, क्योंकि आप कहते हो कि सर बहुत इजी प्रश्न लेकर आते हो, तो ये कीजिए ना। साहित्य गुण दोषों की विवेचना करने वाले को क्या कहते हैं मित्रों, समीक्षक, समालोचक, विजातीय, वाग्मी। देखिए वाग्मी किसे कहते हैं, जो भाषण देने में चतुर है, ठीक है, भाषण देने में, या कह दूं मैं बोलने में भी, वैसे बोलने में वो वक्ता भी हो जाता है, लेकिन भाषण देना बोलना लगभग सेम है। इनमें जो अगर चतुर हो जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है मित्रों, वाग्मी कहलाता है, ठीक है, ये नहीं होगा। विजातीय कहूँ तो विजातीय का अर्थ होता है मित्रों दूसरी जाति का, दूसरी जाति का, दूसरी जाति का, इसे क्या कहते हैं मित्रों, विजातीय कहते हैं। अपनी ही जाति का उसे कहते हैं स्वजातीय, ठीक है, सॉरी सजातीय, क्या बोलते हैं मित्रों से, सजातीय बोलते हैं ना, सजातीय। अब दो विकल्प बचे, समीक्षक और समालोचक। अब देखिए अंतर क्या है, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। समीक्षक किसे कहते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर यही है, समीक्षक, है ना। यानी कि जो साहित्य में गुण दोषों की विवेचना करे वो समीक्षक हो। और केवल अगर आ जाए कि गुण दोषों की
विवेचना करने वाला, वो हो जाएगा मित्रों समालोचक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। अगर पूछे कि गुण दोषों की विवेचना करने वाला तो समालोचक, अगर पूछे कि साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना करने वाला तो समीक्षक होगा मित्रों ना। तो इस प्रकार आपके विकल्प नंबर 1 यहाँ उत्तर हो जाता है प्रश्न संख्या 9 का। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 देखिए, का पुरुष शब्द में प्रयुक्त समास है। अच्छा प्रश्न है, समास का प्रश्न है, उपसर्ग प्रत्यय समास संधि, ये प्रश्न ये वेरी मोस्ट टॉपिक है हिंदी के ना, ये करवा देंगे सभी। देखिए का पुरुष में प्रयुक्त समास क्या है ना। का पुरुष, टुकड़े कीजिए, का प्लस पुरुष यही होता है ना। का अर्थ क्या होता है, कायर। अब ये कब आएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करोगे पढ़ोगे। तो का अर्थ होता है कायर, पुरुष का अर्थ पुरुष। यानी यहाँ पे दो शब्द है कि कायर है जो पुरुष, ये विग्रहवाच का, ठीक है। ये किस में होता है, अवयव भाव में नहीं होगा, द्विगु में भी नहीं होगा, संप्रदान तत्पुरुष में तो के लिए विभक्ति आती है ना, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ होगा मित्रों क्रमधारीय समास, है ना। कायर है जो पुरुष, यानी कि क्रमधारय की पहचान क्या है, दूसरा जो पद है वो प्रधान है, यहाँ पे पुरुष प्रधान है, ठीक है। एक और विशेषता है कि पहला इसमें विशेषण रहता है, पहला विशेषण, और दूसरा रहता है विशेष्य। तो यही तो है भाई, कायर विशेषण है और पुरुष विशेष्य, यानी कि यहाँ कर्मधारय समास का उदाहरण है का पुरुष। तो मित्रों विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न संख्या 10 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11वां है मित्रों, किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न मित्रों, सीटेट लेवल 1 में पूछा जा चुका है ना। देखिए वी उपसर्ग का जो प्रयोग है किसमें नहीं हुआ, ऐसे प्रश्न ज़्यादा बहुत है ना। तो देखिए अब टुकड़े कीजिए, वी प्लस देसी हो जाएगा इसका टुकड़ा, वी प्लस देसी। वी का अर्थ, वी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, सभी उपसर्गों के अर्थ भी पढ़ना पड़ेगा आपको। वी उपसर्ग का अर्थ होता है विशिष्ट या विशेष रूप से। तो विशेष रूप से जो देशी हो, देशी मतलब उस किसी विशेष देश का हो, दूसरे देश में क्या कहलाता है, विदेशी कहलाता है। तो यहाँ पे तो विदेश जो वी उपसर्ग है उसका प्रयोग हो रखा है। विज्ञान की बात करूँ तो यहाँ पर भी हो रखा है, यानी विशिष्ट ज्ञान या विशेष रूप से दिया जाने वाला ज्ञान विज्ञान है। विभिन्न में भी हो रखा है, विशेष रूप से भिन्न किया हुआ ना, ये कहलाता है विभिन्न। लेकिन वी प्लस कास ये कोई शब्द नहीं बनेगा मित्रों, तो विकास शब्द में वी उपसर्ग नहीं आएगा। तो इस प्रकार आपके विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 11वें में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12वें पर। एक और अच्छा प्रश्न है मित्रों, लेकिन इसमें थोड़ी सी देखो टाइपिंग में त्रुटि हो ही जाती है हमसे। मादक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। बाकी आप देखिए समझते हैं, क्योंकि ये चीज़ें पड़ी हुई है तो इसमें कोई त्रुटि वाली बात नहीं। यहाँ बीच में ना सभी के प्लस होगा, ठीक है। क्या होगा मित्रों, प्लस होगा, बस यही त्रुटि है, ठीक है। अब देखिए मादक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। ऐसे प्रश्न भी बहुत बार आते हैं मित्रों, है ना। ये प्रश्न भी आपके एक बार स्टेट में पूछा जा चुका है, लेवल 2 का, है ना। अब देखिए मद प्लस के तो के प्रत्यय नहीं है कोई, है ना। माद तो माद शब्द तो होगा ही नहीं, माद प्लस अक भी नहीं होगा, और माद प्लस के भी ये नहीं होगा, है ना। माद शब्द नहीं होगा। मादक के जब टुकड़े करेंगे ना मित्रों, तब बनेगा मद प्लस अक। क्या बनेगा, मद या ना पता है नशा, है ना, और अक पढ़ती है ना, अक पढ़ती है, ठीक है। तो मादक आप जानते हो मद प्लस अक से बनेगा, यानी मूल शब्द इसमें माद नहीं बल्कि मित्रों मद होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिए ऐसे प्रश्नों का। तो प्रश्न संख्या 12वें में विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। अच्छा प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो कहते हैं ना कि सर इजी क्वेश्चन है, उनके लिए सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है। याज्ञ सेनी किसका पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द, है ना। बस यही तो टॉपिक कहते हैं कि सर ये कठिन टॉपिक है ना, कठिन कि इसको कैसे इजी करना है मैं बता दूंगा, है ना। पर्यायवाची की एक यही ट्रिक है कि इनके मतलब देखिए एक जैसे ये शब्द है आत्मा, ठीक है। अब इसके कितने ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची होंगे, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 7, 8 या 10 हो जाएंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं होंगे ना। इनको आप बार बार पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो, बस यही, और कोई तरीका नहीं पर्यायवाची का, ठीक है। यानी कि इसके पढ़ो, अपना आप याद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पार्ट में बांट लो, एक दिन में 10 को याद करना तो उन 10 को रट लो अच्छी तरह से, है ना, बस यही है, ठीक है। तो देखिए आत्मा की बात करूं तो आत्मा के पर्यायवाची आपको बता देता हूं, जैसे चैतन्य, विभु, जीव, सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त, ये हो जाएंगे आत्मा के। अप्सरा की बात करूं मित्रों तो अप्सरा का भी ये नहीं है ना, ना आत्मा का है। अप्सरा के क्या हो जाएंगे, जैसे देवकन्या है, इसके अलावा हो जाएगा जैसे सुकनीता, सुरांगना, देवांगना, अरुण प्रिया, ये किसके हैं, ये अप्सरा के पर्यायवाची है ना। इसके अलावा बात करूँ सरस्वती का, तो सरस्वती का भी याज्ञ से पर्यायवाची नहीं है। क्यों, क्योंकि देवी सरस्वती का जैसे वाणी, वाक, गिरा, वाग्देवी, वागीश्वरी, वीणा पाणी, है ना, वीणा वादिनी, ये शब्द किसके हो जाएंगे, ये सरस्वती के पर्यायवाची हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे एक प्रश्न नहीं बल्कि 4 प्रश्न, आपको 4 पर्यायवाची याद हो गए मित्रों। ये द्रौपदी का है यज्ञसेनी पर्यायवाची, है ना। द्रौपदी का जैसे कि एक तो हो जाएगा आपके कौन सा, कृष्णा, एक पांचाली, एक यज्ञसेनी, द्रौपदी के पर्यायवाची हो जाएंगे मित्रों। तो प्रश्न संख्या 13वें में विकल्प नंबर 4
सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 देखिए, खाग छानना मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरा लोकोक्ति है, यहाँ पर भी प्रश्न बन रहे हैं ना। खाग छानना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है मित्रों? ये एक बार एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है, तो जरूरी नहीं है कि जो एलडीसी में पूछे गए वो आपके रीट वगैरह में पूछे, बिल्कुल पूछे जा सकते, क्योंकि हिंदी व्याकरण लगभग सभी एग्जाम में आता है ना। खाग छानना का क्या अर्थ है? बहुत मेहनत करना नहीं, किसी के इंतजार में रहना भी नहीं, खोज करना भी नहीं। मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा बेकार घूमना, यानी कि खाग छानना, खाक भटकना, बेकार घूमना इस मुहावरे का सही अर्थ है। तो विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 14 में। आगे चलते हैं मित्रों आज के अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 15 कि इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का अर्थ है। ये है लोकोक्ति है ना, कठिन से कठिन प्रश्न। इमली के पात पर बारात का डेरा, यानी कि इमली के पत्ते पर बारात का डेरा रोकना है, क्या करोगे? बेमेल कार्य? नहीं। खग जाने खगी की भाषा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इमली के पेड़ों के नीचे बारात ठहरना है, तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए वैसे दो विकल्प बचे, बेमेल कार्य हो सकता है कि भाई ये कार्य बैठ नहीं रहा, और दूसरा वजह थोड़े साधन, बड़ी बात है ना। तो इसका देखिए इमली के पात पर, इमली का पत्ता छोटा सा और बारात का डेरा बड़ा सा, इसका मतलब क्या है? साधन थोड़े हैं, बड़ी बातें हैं, तो ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है मित्रों। तो विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 15 में। तो मित्रों ये थे आज के हिंदी व्याकरण के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और मित्रों इसके अलावा मैं बता दूं, जो DSSSB वाले वीडियो ये देखना नहीं भूलें, क्योंकि अब आपको बता देता हूं कि कुछ लोगों की मतलब डिमांड की गई कि सर साइकोलॉजी को आप क्लास में मतलब क्लास के रूप में चालू कीजिए, है ना। तो बिल्कुल हम धीरे धीरे कर रहे हैं, साइंस की भी कर रहे हैं, करंट जी की भी करेंगे, है ना। तो मतलब अब एक हफ्ते के अंदर अंदर कर देंगे वो सिस्टम, ठीक है। तो आशा करता हूँ मित्रों वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।